माउस। ठीक है। काशी रीमान इक्वेशन जो है दिस इज द क्राइटेरिया फॉर एनालिटिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन जो है काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। नाउ व्हाट आर काशी रीमान इक्वेशंस? कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हमें पता है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह हम z की बात करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शन जो होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इफ f इज अ फंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह आप f ऑफ x को लिखते हैं रियल नंबर्स में, x जो है वो कोई रियल नंबर होता है, f ऑफ x जो है उसको हम रियल फंक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर z कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन नंबर है और फंक्शन f जो है वो डिपेंड कर रहा है z पे, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो यू नो दैट उसका कोई रियल पार्ट होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। लेट्स सपोज u of xy is the real part of the complex number and v of xy is the imaginary part of the complex number. If this u and v satisfy these equation, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx। मैं क्विकली इसको जो है डिस्कस करूंगा, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। अगर ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे, दिस u and v, where u is the real part of the complex function and v is the imaginary part of the complex function. If the partial derivative of u with respect to x is equal to the partial derivative of u with respect to y, and partial derivative of u with respect to y is equal to the negative of partial derivative of u with respect to x, then we say that the function f of z is an analytic function. For example, यहाँ पे जो f of z is equal to z square आपको नजर आए, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्वेश्चन ये कि शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें z स्क्वायर का जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए इस फंक्शन f ऑफ z का। सो वी नो दैट x z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, सो z स्क्वायर विल बिकम x प्लस आयोटा y स्क्वायर, which is equal to x square minus y square plus iota into 2xy। a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, सो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल है प्लस अप टू सो ऑन। सो इसका जो u ऑफ एक्स वाई है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और v ऑफ एक्स वाई जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 2xy। So u is equal to x square minus y square, which is given in equation number 6, and v is equal to 2xy, which is given in equation number 7। अब ux आप फाइंड करें, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, जो 2x बनता है, एंड सिमिलरली v को विद रिस्पेक्ट टू y आप इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली, इससे भी 2x बनता है। सो ux is equal to vy, दिस इज द फर्स्ट, नीचे इसको फिर यहाँ पे हमने लिखा भी है। और सिमिलरली u को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें, तो इसको पार्शियली आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 माइनस 2y हो जाएगा, और v को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो v गेट 2y। सो काशी रीमान इक्वेशन क्या है? ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। और अगर आप ऊपर से वैल्यूज देखें तो ये ux 2x की इक्वल है और vy जो है ये भी 2x की इक्वल है, सो ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड सिमिलरली uy इज इक्वल टू माइनस vx। uy अगर आप देखें माइनस 2y है और जो vx है वो 2y है, सो इसके साथ अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस 2y बनेगा। सो uy इज इक्वल टू माइनस vx। ठीक है, तो दोनों काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो फंक्शन f ऑफ z जो है ये एक एनालिटिक फंक्शन है। सिमिलरली e टू द पावर z है, e टू द पावर z को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस आयोटा y। e टू द पावर x प्लस आयोटा y को हम e टू द पावर x डॉट e टू द पावर आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज e टू द पावर a प्लस b इज इक्वल टू e टू द पावर a डॉट e टू द पावर b, एंड e टू द पावर आयोटा y इज आयलर फार्मूला के थ्रू अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये cos y प्लस आयोटा sin y की इक्वल हो जाएगा। e टू द पावर x आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो e टू द पावर x cos y प्लस आयोटा e टू द पावर x sin y, तो ये तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें इस इक्वेशन नंबर 6 में f ऑफ z का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है e टू द पावर x cos y, दिस इज द रियल पार्ट u ऑफ x y ऑफ दिस फंक्शन, एंड आयोटा के साथ जो टर्म है e टू द पावर x sin y, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन जिसको हम v से डिनोट करते हैं। अब आप ux फाइंड करें, vy फाइंड करें, ux ये है और vy अगर आप देखें e टू द पावर x cos y, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। एंड सिमिलरली uy जो है माइनस e टू द पावर x sin y और vx e टू द पावर x sin y, लेकिन uy माइनस vx की इक्वल आना चाहिए, दिस इज द काशी रीमान इक्वेशन। सो यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। सो दिस फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू e टू द पावर z इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, सो ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके डिटेल से, और फिर हमने कहा था कि लाप्लास इक्वेशन, एक फंक्शन अगर एनालिटिक फंक्शन है, लेट्स सपोज अगर f ऑफ z व्हिच इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v,
अगर ये एक एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी पे, तो इसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी यू एक्स। नाउ व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन? लाप्लास इक्वेशन जो है लास्ट सेमेस्टर में बिल्कुल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लास्ट हम लेक्चर ले रहे थे वहां पे इसको हमने डिस्कस किया था। यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड दी लाप्लास इक्वेशन। अब यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है u इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, ये काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस u का आप विद रिस्पेक्ट टू x दो दफा आप इसको डिफरेंशिएट करें, विद रिस्पेक्ट टू y आप इसको दो दफा डिफरेंशिएट करें, इसको आप सम अप करें, ये इक्वल टू जीरो आएगा। एंड सिमिलरली इसका जो v इमेजिनरी पार्ट है v, ये भी काशी रीमान सॉरी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो फंक्शन की एनालिटिसिटी जो है वो एनालिटिसिटी तो हम काशी रीमान इक्वेशन से चेक करते हैं, और अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और कोई भी फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उस फंक्शन को हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, सो ये जो है लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। वी वेरीफाई दैट u is given u of x y is equal to x square minus y square minus y। अब यहाँ पे u गिवन है, क्वेश्चन ये है कि हमने इसको वेरीफाई करना है कि दिस u इज हार्मोनिक। ठीक है, अब आपको अगर हार्मोनिक का नहीं पता तो आप इसको किस तरह आगे लेके चलेंगे? सो हार्मोनिक अभी हमने कहा कि अगर एक फंक्शन जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन हार्मोनिक कहलाता है। सो इस u को हमने चेक करना है कि ये हार्मोनिक है, तो इसके लिए हमने इससे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। अगर लाप्लास इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हार्मोनिक होगा, अदरवाइज ये हार्मोनिक नहीं होगा। सो व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन? लाप्लास इक्वेशन में और फिर क्वेश्चन है कि देन फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट v। इसका जो v है, जो एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट v होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ u। ठीक है, तो कहते हैं कि आप v को फिर फाइंड करें। सो अगर जस्ट u गिवन है किसी एनालिटिक फंक्शन का तो याद रखें कि उससे आप v को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर u गिवन है तो उसका इमेजिनरी पार्ट आप फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमने चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो फंक्शन है क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, सो हमने क्या करना है कि इस u को दो दफा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और दो दफा हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा माइनस y स्क्वायर माइनस y, ये 0 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u(x) इज इक्वल टू ये 2 की इक्वल आएगा। सिमिलरली uy को अगर आप u को विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका जो है 0 माइनस 2y माइनस 1 आएगा, सो माइनस 2y माइनस 1, और इसका जो uy है दिस इज इक्वल टू माइनस 2। सो u(x)(x) प्लस uy आप करें तो ये 2 प्लस माइनस 2, तो ये क्या आता है 0। तो u जो है ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये u जो है दिस इज अ हार्मोनिक फंक्शन बिकॉज इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अब आगे जो है ना ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, हमने अब v को फाइंड करना है, और v को अगर u गिवन है तो हम v को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप सोचेंगे, काशी रीमान इक्वेशन का आपको पता है कि व्हाट आर काशी रीमान इक्वेशन। एक है पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y, और एक है पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल x। अब यहाँ पे पार्शियल u बाई पार्शियल x जो है ये आपने ऊपर फाइंड किया हुआ है, जो ux की यहाँ पे ux इक्वेशन नंबर 2 में जो गिवन है। सो पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल टू 2x। सो जो फर्स्ट काशी रीमान इक्वेशन है आप इसको आगे लेके चल सकते हैं, या आप इस सेकंड इक्वेशन को भी आगे लेके चल सकते हैं। यानी इस प्रोसेस को आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आप पहले इस इक्वेशन में पार्शियल u बाई पार्शियल y की वैल्यू पुट करें, माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल x को इंटीग्रेट करें और वहां से v निकालें, या एक प्रोसीजर ये जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। सो पार्शियल v बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 2x। ये 2x हम कहाँ से लिख रहे हैं? ये पार्शियल u बाई पार्शियल x की वैल्यू जो ऊपर हमने फाइंड की है वहां से हम लिख रहे हैं। और सिमिलरली माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल x जो है ये पार्शियल u बाई पार्शियल y की इक्वल है, और पार्शियल u बाई पार्शियल y की वैल्यू हम लिख रहे हैं माइनस 2 बाई माइनस 1।
और ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये ऊपर यहाँ पे हमने फाइंड किया है पर फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर स्टेरिक, इसके साथ अगर आप ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे तो ये बनेगा पार्शियल बी बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 9 है इसको डिफरेंशिएट करें, चूंकि हमें ये v चाहिए और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v है, और डेरिवेटिव ऑफ v को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन अगर हम ले लें तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन विल कैंसिल ईच अदर एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ v। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 9 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, इस साइड पे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन विल कैंसिल ईच अदर, वी गेट v ऑफ x y। और यहाँ पे आप 2x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये y की इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से आएगा 2xy प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे जस्ट कांस्टेंट नहीं आएगा, ये कांस्टेंट जो है ये फंक्शन ऑफ x होगा। और क्यों फंक्शन ऑफ x होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आप जिस फंक्शन का ले रहे हैं ये फंक्शन जो है ये जस्ट x का फंक्शन नहीं है, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। और जब दो वेरिएबल का फंक्शन होता है और आप विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल उसमें किसी एक वेरिएबल की थ्रू आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन याद रखिए हमेशा वो फंक्शन ऑफ द अदर वेरिएबल की फॉर्म में आप लिखते हैं। सो v ऑफ x यहाँ पे हमें मिल रही इक्वेशन नंबर 12 में v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस k ऑफ x। अब यहाँ पे ये v ऑफ एक्स वाई हमने फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे एक मसला इसमें आ रहा है, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है k ऑफ x इसको हमने फाइंड करना है। हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें इस v को अगर हम डिफरेंशिएट करें दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x, पहले हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया यहाँ पे इस टर्म को इक्वेशन नंबर 9 को, यहाँ से हमें v मिला, v में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको फाइंड करने के लिए अगेन हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y कांस्टेंट हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाएगा। सो ये वी गेट 2y प्लस k ऑफ x, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, और हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये k डैश ऑफ x हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 13 को आप जरा देखें। अब इक्वेशन नंबर 13 में जो पार्शियल v बाई पार्शियल x है इसकी वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर स्टेरिक में भी है, पार्शियल v बाई पार्शियल x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब ये पार्शियल v बाई पार्शियल x की वैल्यू यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट करें, या आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर स्टेरिक और इक्वेशन नंबर 13 को आप जस्ट कंपेयर करें। तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो ये 2y प्लस 1 और राइट साइड पे 2y प्लस k डैश स्टेरिक k डैश ऑफ x, ये 2y और 2y दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, वी गेट k डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1, और k डैश जो है दिस इज डेरिवेटिव, सो k डैश को आप dk बाई dx भी लिख सकते हैं। सो dk बाई dx इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से इस k को अगर आप निकालना चाहें तो दोनों साइड पे या dx को इधर ले जाएं, जो इस तरह हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करते हैं, dx को इधर ले जाएं और फिर इंटीग्रेट करें। सो dx यहाँ पे शिफ्ट हो गया, dk इज इक्वल टू dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे 1 है विद रिस्पेक्ट टू k, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें k मिलेगा। इस साइड पे आप 1 है विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें x मिलेगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये अपेवर कांस्टेंट है, न ये फंक्शन ऑफ x है न ये फंक्शन ऑफ y है। सो k की ये वैल्यू जो है, और अगर आप देखें ये k जो है ये इन द फॉर्म ऑफ x आ रहा है, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि k जो फंक्शन होता है ये फंक्शन ऑफ x आएगा। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 16 में आप देख सकते हैं कि k इज इक्वल टू x प्लस सी, ये फंक्शन ऑफ x है, इसमें कोई y की वैल्यू नहीं आ रही। k की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 13 में पुट करें तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 13 है आपके पास, सॉरी इक्वेशन नंबर 12, ये ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, वी गेट v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy, ये पुट 16 इन 12, ये 13 नहीं है, पुट 16 इन 12, याद रखें ये 12 में पुट करना है। सो v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस x प्लस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसका रियल पार्ट हमें गिवन था, u ऑफ एक्स वाई हमें गिवन था, इसका हमने v ऑफ एक्स वाई फाइंड किया और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ u। सो आपका जो पूरा फंक्शन होगा उसको आप लिख सकते हैं f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, u पहले से गिवन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y प्लस आयोटा इनटू 2xy प्लस x प्लस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। सो
एक्सरसाइज 13.4 और क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 19 तक आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमने लास्ट टाइम वैसे डिस्कस किया है, इसकी कोई जरूरत नहीं दोबारा इसको, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा था। सो बाकी ये सारे क्वेश्चन हैं। अब भी अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हमने जाना है नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद जो है ये एग्जांपल काइंडली इसको भी एक दफा आप देख लें, सारे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। सो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 14, और चैप्टर नंबर 14 है आवाज आ रही है वैसे कनेक्ट तो है? आ रही है सर, लेकिन कट कट के आ रही है। मैंने तो रूम पूरा चेंज किया है नेट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फास्ट नेट आ रहा है, तो शायद आपका मसला हो फिर। नहीं सर, क्लियर आ रही है, वो फरजाद का मसला है। हाँ फरजाद, आपका नेट स्लो होगा। मैंने तो रूम चेंज किया इस वजह से कि वहाँ पे नेट थोड़ा स्लो आ रहा था, इधर तेज आ रहा है। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 14, और स्टार्ट हम ले रहे हैं कम्प्लेक्स फंक्शन इंटीग्रेशन से। देखिए, जिस तरह आपने इंटीग्रेशन कैलकुलस में भी पढ़ा होगा कि आप जब किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं किसी इंटरवल ए बी पे, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट। अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल, और अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन नहीं है तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। complex complex definite integral is called complex line integral। यानी अगर आपका फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शन है और आप उसको इंटीग्रेट करें along एनी कर्व तो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल भी इसको हम कह सकते हैं। और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड, और यहाँ पे हम इस सी को भी लिखते हैं। इसका मतलब है कि along दिस कर्व, सी जो है कर्व को डिनोट करते हैं, along दिस कर्व हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और वो कर्व जो है वो अगर क्लोज्ड है तो फिर ये इंटीग्रेशन का जो मैथमेटिकल सिंबल है ये थोड़ा सा चेंज होता है इंटीग्रेशन में। यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे आप सर्कल लगा देते हैं। इस सर्कल का मतलब ये होता है कि जिस पाथ के थ्रू आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो पाथ एक क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, अब दो चीजें हैं यहाँ पे। एक होता है पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन इंटीग्रेशन, एक होता है पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन। जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं किसी कर्व के अलोंग, पाथ का मतलब कर्व, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये सी आपको नजर आ रहा है, दिस इज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप किसी फंक्शन, जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो एनालिटिक फंक्शन याद रखिए वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी लेट सपोज ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, यहाँ से ये अगर इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ तक, ठीक है, आप यहाँ पे जो नोटेशन, यहाँ पे जो कर्व गिवन है, अगर आप इसके अलोंग इसको इंटीग्रेट करें या आप कोई और कर्व जिसका इनिशियल पॉइंट आप यही रख लें, लेट सपोज मैं इधर जाके कोई और कर्व बना लो, उसके अलोंग आप इसको करें, आप यहाँ से कोई और कर्व, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप इस कर्व को यूज करें चाहे आप किसी और कर्व को यूज करें, इंटीग्रेशन जो है वो सेम आएगा। और इसको हम कहते हैं पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन या इंटीग्रेशन। और याद रखिए जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। उसमें कोई, जिस तरह आप रियल में इंटीग्रेशन करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे आप कम्प्लेक्स में भी इंटीग्रेशन करते हैं अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। अब इस ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो है फंक्शन एनालिटिक होगा। लेट सपोज अगर कोई नॉन एनालिटिक फंक्शन आ गया तो वो जो है वो पाथ डिपेंडेंट बन जाता है। तो सो पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे हमने लिखा है कि एफ ऑफ जेड में आर मे नॉट बी एनालिटिक। अगर फंक्शन एनालिटिक है फिर भी आप ये मेथड लगा सकते हैं, या स्पेशली अगर फंक्शन नॉन एनालिटिक है तो मस्ट आपने पाथ, ये जो सेकंड है पाथ डिपेंडेंट, ये मेथड आपने अप्लाई करना है। सो ये बाद में पता चलेगा आपको, लेकिन याद रखें कि पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन जो है, अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन होता है। आप अलोंग किसी भी कर्व के अलोंग आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन सेम आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको वैसे पता है,
जिस तरह पार्टीशन ऑफ पाथ आप जो करो है उसकी पार्टीशनिंग आप कर सकते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोई करो है जिसको हम सी सी डिनोट कर रहे हैं, अगर आप इसकी पार्टीशनिंग करें, इसको जो है सब इंटरवल में डिवाइड करें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसको C1 कह दें और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको इंटीग्रेट करें एफ ऑफ जेड को, प्लस फिर यहाँ से लेकर आखिर एंड तक टर्मिनल पॉइंट तक आप इसको C2 कह दें और इस C2 के अलग आप इसको इंटीग्रेट करें फंक्शन को, तो इन दोनों का सम जो है ये इस तरह आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग ऑफ पाथ। सिमिलरली अब यहाँ पे जो पाथ इंडिपेंडेंट है, अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ ऑफ जेड मस्ट बी एनालिटिक। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक, और किस तरह जो है हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि जिस तरह आप रियल में फाइंड करते थे इंटीग्रेशन, एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप इस फंक्शन एफ ऑफ जेड, अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन D, then there exists an integral of f of z in domain D, that is f of z, capital F of z is also analytic. Then for all path in D joining two points z0 and z1 we have, ठीक है, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है और वो किसी करो पे आप उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, उस करो का जो इनिशियल पॉइंट है लेट सपोज वो z0 है, जिस तरह यहाँ पे करो नजर आ रहा है, लेट सपोज ये z0 है और ये z1 है, तो उस केस में जो है इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है और इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, यानी इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें, जो इंटीग्रेशन फंक्शन आएगा लेट सपोज अगर उसको हम कैपिटल एफ ऑफ जेड से डिनोट करें, और उसी तरह फिर आप इस पे जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जिस तरह आप रियल में लगाते थे इसी तरह जो है एक दफा इस फंक्शन में आप जेड नॉट लगा दें, अपर लिमिट लगा दें, जेड इज इक्वल टू जेड वन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। तो इसमें कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, जिस तरह आपने रियल में इंटीग्रेशन किया इस तरह यहाँ पे भी कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है अगर फंक्शन एनालिटिक है। इसमें एक यहाँ पे उसने लिखा है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक ऑन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन जो है ना, दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट, ये अब अलग बात हुई है कि फंक्शन एनालिटिक भी हो और सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे एनालिटिक हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन। सो यहाँ पे सिंपली कनेक्टेड डोमेन का डेफिनेशन है, अ डोमेन D is called as a simply connected domain if every simple closed curve encloses only points of D, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे जो फिगर आपके सामने गिवन है, अगर ये जो फर्स्ट फिगर है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसका लेट सपोज ये अगर कोई करो है, ठीक है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है या जो बाउंड्री है, ये पूरा जो है ये जो शेडो जो है यहाँ पे इसको हमने शेडो किया हुआ है, ये पूरा अगर D है, ठीक है, तो इसमें आप कोई भी क्लोज करो ले लें, जिस तरह यहाँ पे इसके दरमियान में जो हमने करो ली है, ठीक है, तो इसके करो के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो भी इस डोमेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब फिर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या होगा, मल्टीपली या कोई ऐसा डोमेन जो सिंपली कनेक्टेड ना हो उसको हम कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड। यहाँ पे हमने लिखा है कि पाथ दैट इज नॉट सिंपली कनेक्टेड देन इट इज मल्टीपली कनेक्टेड। तो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन ये होता है, यहाँ पे अब ये पहले से हमने शुरू किया हुआ है आपको शायद, ये लेट सपोज यहाँ पे अगर हम ये बाहर वाला जो पोर्शन है इसका इसको कंसीडर करें और इसका जो अंदर वाला है, जिस तरह मैं आपको कह सकता हूँ कि एक शेल आप ले लें या हाँ शेल आप ले लें, लेट सपोज इसमें यहाँ पे ये होल है, ठीक है, ये होल है और इसके दरमियान में जो हमने शेडो किया हुआ है यहाँ पे ये डोमेन है, इसको आप डोमेन कंसीडर करें, लेकिन इसके दरमियान में ये होल है, याद रखें। अब ये जो है सिंपली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज्ड या यहाँ पे कोई सर्कल लेता हूँ या यहाँ पे कोई करो लेता हूँ क्लोज्ड करो, तो ये इन होल के पॉइंट्स भी इसके दरमियान में आएंगे और ये होल के पॉइंट्स जो है ये इस डोमेन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के डोमेन को हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड। लेट सपोज ये जो पाथ है और इसका जो इंटीरियर है ये पूरा अगर आप इस ये डोमेन में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहलाता है। और अगर आप ये दरमियान में पॉइंट्स नहीं ले रहे तो इसको हम सिंपल क्लोज्ड पाथ कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये
दिस इज नॉट अ सिंपली कनेक्टेड। क्यों सिंपल नहीं है कि अगर आप देखें यहाँ पे एक जो है ये रीजन है, ये शेडो किया हुआ है, एक रीजन यहाँ पे ये भी है, तो यहाँ पे ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये इसको आप कहते हैं डबली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। तो ये सिंपल कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली ये भी सिंपल कनेक्टेड नहीं है। बाकी ये जो है ये सिंपली कनेक्टेड है। ये दरमियान में हमने वैसे सर्कल लिया हुआ है क्योंकि ये इसके दरमियान में अगर आप देखें तो ये सारे डी के पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। So a domain D is called a simply connected domain if every simple closed curves encloses only points of domain D। जिस तरह इसमें अगर आप देखें ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, अगर आप इसमें कोई भी क्लोज्ड कर्व लेते हैं तो वो इनक्लोज करेगा, उसके दरमियान में जो है कोई होल नहीं होगा, वो सारे डोमेन के पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी बात करें तो ये अगर मैं ले लूं और ये जो बाहर वाला पोर्शन ले लूं और इसको मैं डोमेन कंसीडर करूं डी, जिसके दरमियान में ये होल नजर आ रहे हैं आपको, तो याद रखें सिंपल इज दैट कि अगर किसी डोमेन में कोई होल नजर आ जाए आपको तो वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं रहता, वो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन बन जाता है। सो अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे तो उसका इंटीग्रेशन जो है आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम z0 टू z1। z0 is the initial point of the curve, z1 is the terminal point of the curve। जो फंक्शन है f of z उसको आप इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद आप जो इसे में अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट करें, जिस तरह हम रियल एनालिसिस में इसको करते हैं। सो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। फंक्शन गिवन है z स्क्वायर f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर, और z स्क्वायर को अगर आप चेक करें तो ये एनालिटिक फंक्शन होगा। और एनालिटिक फंक्शन जो है किस तरह आप चेक करेंगे, देखें ये चीज़ें अगेन एंड अगेन मैं करूँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे z स्क्वायर अगर एनालिटिक नहीं है तो आप, अगर एनालिटिक नहीं है तो फिर आप इस तरह सिंपली इसको नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि z स्क्वायर यहाँ पे एक एनालिटिक फंक्शन है और इसको आप इजीली चेक भी कर सकते हैं, आप जो है इसका शीरीमान इक्वेशन बनाएं। का शीरीमान z स्क्वायर आप ले लें तो ये x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई बनेगा, तो यू एक्स वी वाई की इक्वल होगा और यू वाई माइनस वी एक्स की इक्वल होगा। तो ये z स्क्वायर जो है ये कार्शी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू 1 प्लस आयोटा। अब आपको पाथ का भी पता होना चाहिए, ये जो पाथ है या कारो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 प्लस आयोटा तक जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे जो है अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस पाथ को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू 1 प्लस आयोटा, तो 0 का मतलब ये कि ये यहाँ पे 0 0 यानी ये यहाँ से स्टार्ट होता है आर रीजन से और ये कहाँ तक जा रहा है 1 प्लस आयोटा यानी 1 प्लस 1 आयोटा, यानी x इज इक्वल टू 1 और आयोटा के साथ भी 1 है यानी इसका रियल पार्ट भी 1 और इमेजिनरी कंपोनेंट इज 1, सो 1 1। तो यहाँ पे x एक्सिस पे 1 यूनिट तक जाएं, y एक्सिस पे 1 यूनिट तक जाएं और इधर जाके जो है आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये बनेगा आपका 1 प्लस आयोटा। सो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट जा रहा है ये 1 प्लस आयोटा तक। सो दिस इज द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, 0 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट और 1 प्लस आयोटा तक जा रहा है और फंक्शन गिवन है z स्क्वायर। z स्क्वायर को हमने इस कर्व के अलावा इंटीग्रेट करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो है यहाँ पे एक एनालिटिक फंक्शन है और एनालिटिक फंक्शन मैंने आपको जिस तरह कहा कि आप इसको जस्ट इंटीग्रेट करें रियल की तरह, सो इस z क्यूब का z स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये z क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा और इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस आयोटा आप अप्लाई करें तो ये अपर लिमिट 1 प्लस आयोटा होल क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे z की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा। 1 प्लस आयोटा क्यूब है, सो a प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाई 3। सो 1 इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आएगा आयोटा क्यूब है तो आयोटा स्क्वायर है वो -1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो ये आएगा -3, यहाँ पे +3 आयोटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इससे आता है -2/3 प्लस 2/3 आयोटा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है cos z फंक्शन गिवन है -पाई आयोटा टू पाई आयोटा, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अगेन cos z जो है दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हैं, लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह है शो दैट वेदर द फंक्शन f of z
which is equal to cos z या कोई भी फंक्शन, whether this function is analytic or not. If analytic, then find the integral of this function along the following करो, या इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो फिर आपने जो है इस cos z को चेक करना होगा कि ये काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एनालिटिक है और आप इसको सिंपली इस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसको आप इस तरह सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, याद रखें। इसके लिए दूसरा मेथड है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो cos z का जो है यहाँ पे मुझे क्लियर है कि ये काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एनालिटिक फंक्शन है। सो cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin z, ठीक है। और इस पे लिमिट अप्लाई करें माइनस पाई आयोटा टू पाई आयोटा, अपर लिमिट इसमें पुट करें तो ये sin पाई आयोटा हो जाएगा, और माइनस sin z, z की जगह माइनस पाई आयोटा करें तो आपको पता है साइन की प्रॉपर्टी, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बनेगा, sin पाई आयोटा प्लस sin पाई आयोटा विच इज इक्वल टू 2 sin pi iota. So this is the integration of this function cos z along the curve minus pi iota to pi iota. So ये इंटीग्रेशन सिंपल है। अब आता है मेथड नंबर, ये था मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 1 में क्या है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब और वो पाथ इंडिपेंडेंट के लिए था। अब अगर पाथ डिपेंडेंट प्रॉब्लम है या पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे जो है आप सिंपली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक भी हो सकता है और नॉन एनालिटिक भी हो सकता है। पाथ डिपेंडेंट में हम ये करते हैं कि हम जो कर्व होता है उसको पैरामीटराइज करते हैं, और पैरामीटराइज जो है उसको हम किस तरह करते हैं, यूज ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पाथ। लेट सी बी अ पीस वाइज स्मूथ पाथ। अगर ये सी जो है कोई कर्व है या पाथ है, represented by z is equal to z of t is equal to x of t plus iota y of t। यहाँ पे जो z होता है इसको हम फंक्शन ऑफ t, इसको हम पैरामीटराइजेशन कहते हैं। z of t is equal to, अगर z is a function of t होगा तो इसका रियल पार्ट भी x of t होगा प्लस iota y of t होगा। एंड दिस t is between a and b, and what is a and b? a जो है यहाँ पे जहाँ से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट, और ये b जो है ये टर्मिनल पॉइंट होगा। लेट f ऑफ z इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन c डैश। अगर फंक्शन f ऑफ z कंटिन्यूस है इस कर्व c पे, देन उसका इंटीग्रेशन आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूला जो है इसके लिए यूज होगा। f ऑफ z dz along the curve c, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, f ऑफ z ऑफ t डॉट z डॉट ऑफ t, यहाँ पे जो z डॉट है ये dz by dt को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t इनटू dt। तो ये फार्मूला जो है जो इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है, ये फार्मूला पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने f ऑफ z ऑफ t फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद जो है आपने z डैश ऑफ t, यानी जो z आपका यहाँ से पैरामीटराइजेशन के बाद जो z आएगा उसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से आपको z डैश मिलेगा। इस इंटीग्रेशन को फ्रॉम a टू b कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, जिसको हम कहते हैं पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन। z डैश इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सोल्यूशन स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम एग्जांपल पे जाएंगे। देखें पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन के जो सोल्यूशन स्टेप है, जो मेथड नंबर 2 है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि रिप्रेजेंट पाथ c डैश इन पैरामेट्रिक इक्वेशन। किसी पाथ को जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम किस तरह कर सकते हैं, ये भी नीचे जाके एग्जांपल में मैं आपको क्लियर, फिर वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, इसको आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो z जो है वो सिंपल x प्लस आयोटा y नहीं लिखेंगे, बल्कि z को z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर दिस t इज बिटवीन a एंड b। जो भी इसका इनिशियल पॉइंट होगा और इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। फिर इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने z को पैरामीटराइज किया, फिर इसके बाद कैलकुलेट करें z डैश को, यहाँ से आपने z को फाइंड कर दिया। अब इस z को जो है आप डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ से आपको z डॉट मिलेगा, z डॉट ऑफ t या z डैश ऑफ t। पुट z इन इज इक्वल टू z ऑफ t। अब फंक्शन आपका f ऑफ z होगा, यहाँ पे z को हमने पैरामीटराइज किया z ऑफ t की फॉर्म में, तो यहाँ पे जस्ट z की जगह z ऑफ t आप पुट करें तो ये f ऑफ z ऑफ t बनेगा। सो f ऑफ z ऑफ t आपके पास आ गया, z डैश ऑफ t यहाँ पे आपके पास आ गया। नाउ यूज द फार्मूला, जो ये फार्मूला गिवन है यहाँ पे ये f ऑफ z ऑफ t वैल्यू पुट करें,
z डैश ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, फ्रॉम a टू b इसको इंटीग्रेट करें, ये जो है इस फंक्शन f ऑफ z का इंटीग्रेशन होगा along दिस कर्व c। अब यहाँ पे जो है अगर हम एक क्वेश्चन को देखें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल में एक्सरसाइज का ये बुक में एग्जांपल है, मैं अभी देख रहा था इसको। इंटीग्रेट द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z अराउंड c, और c क्या है, यूनिट सर्कल, z नाम इज इक्वल टू 1, z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। देखें, इंटीग्रेट f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z अराउंड या अलोंग c, और c गिवन है यूनिट सर्कल, अलोंग यूनिट सर्कल। सो यूनिट सर्कल अगर यहाँ पे गिवन है तो f ऑफ z, अगर आप फंक्शन देखें f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z, तो ये z जो है अगर z की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो f ऑफ z अनडिफाइन आएगा। तो इसका मतलब ये कि z जो है ये एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये z इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन आता है, और एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि फंक्शन पूरे डोमेन पे डिफाइन हो। अब यहाँ पे है यूनिट सर्कल, क्या ये 0 इस डोमेन के अंदर आता है? अगर यूनिट सर्कल है तो ये यूनिट सर्कल यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, और ऑरिजिन जो है इसका, तो यूनिट सर्कल जो है उसका ऑरिजिन 0 0 होता है और 1 1 यूनिट तक आप इसको स्केच कर सकते हैं। तो ये है यूनिट सर्कल। तो ये 0 जो है ये इस डोमेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये डोमेन के अंदर आ रहा है और यहाँ पे 1 ओवर z यहाँ पे अनडिफाइन आता है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है। और अगर ये एनालिटिक नहीं है तो याद रखें आपने फिर यही मेथड यूज करना है जो मेथड नंबर 2 है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम इसको किस तरह पैरामीटराइज कर सकते हैं। पैरामीटराइज करने के लिए हम यहाँ पे जो z ऑफ t है इसको हमने लिखा है x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, ठीक है। ये मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने अभी दोबारा ये चीज बनाई है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पैरामीटराइजेशन के लिए किसी फंक्शन को या z ऑफ t को जब आप पैरामीटराइज करते हैं ना, तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। ये फाइल में अपलोड करूंगा साथ में। अगर कोई लाइन है, सिंपल लाइन, ठीक है, तो उसका पैरामीटराइजेशन जो है वो हम किस तरह करते हैं, z0 इंटू 1 माइनस टी, ये फार्मूला से याद रखें, z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 इंटू टी। ये z1 ऑफ t नहीं है, ये z1 डॉट t है, ठीक है, और t इज बिटवीन a एंड b। सो z0 क्या है, z0 आपका इनिशियल पॉइंट है जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रहा है, और z1 क्या है, ये टर्मिनल पॉइंट है जहां पे ये लाइन एंड हो रही है, ठीक है। सो z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 इंटू टी, ये फार्मूला आप लाइन में अगर कोई पाथ ऑफ इंटीग्रेशन कोई लाइन गिवन है तो याद रखें आप z ऑफ t को इस तरह पैरामीटराइज करेंगे। बुक में शायद आपको ये चीज ना मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद ये बुक में नजर नहीं आया। बुक में जो है वो ये कहते हैं कि अगर जब आप ये बाउंड्री पॉइंट ये पुट करते हैं a तो आपको जो है इनिशियल पॉइंट मिल जाए, और जब आप b पुट करते हो आपको टर्मिनल पॉइंट z1 मिल जाए। लेकिन वो डायरेक्टली इस तरह हमें पता नहीं चलता, थोड़ा सा उसमें जो है डिफिकल्टीज है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 इंटू टी, z0 इनिशियल पॉइंट है, z1 जो है टर्मिनल पॉइंट है, दैट्स इट, ठीक है। ये लाइन के लिए जो है पैरामीटराइजेशन है। सिमिलरली अगर ये लाइन जो है ये कोई रे, यहाँ पे उसने रे लिखा है, रे का मतलब ये कि लेट सपोज एक साइड जो है वो इंफिनिटी तक हो, लेट सपोज a लेस आर इक्वल टू t लेस देन इंफिनिटी, ठीक है, कोई इनफाइनाइट लाइन हो तो उसके लिए भी आप एग्जैक्टली यही पैरामीटराइजेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेम है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड वन जो है ये सर्कल है, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्कल का था इसलिए मैं इसको पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो सर्कल के लिए जब आप z ऑफ t फाइंड करेंगे, पैरामीटराइज करेंगे z को या कर्व को, z ऑफ t इज इक्वल टू z0 प्लस r e टू द पावर आयोटा t, और ये t का जो डोमेन है ये फ्रॉम 0 टू 2 पाई, क्योंकि सर्कल अगर आप देखें वो 0 से स्टार्ट होता है और एक पूरा चक्कर होता है तो 2 पाई। अब यहाँ पे z0 जो है, दिस z0 इज नॉट द इनिशियल पॉइंट, क्योंकि अगर मैं सर्कल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो सर्कल का जो है कोई इनिशियल पॉइंट तो नहीं होता, ना कोई टर्मिनल पॉइंट होता है। ये z0 यहाँ पे जो है इस सेंटर को डिनोट करता है, याद रखें, ठीक है। दिस z0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में चूंकि सर्कल गिवन है
तो मैंने z ऑफ t को इस तरह फाइंड करना है, z ऑफ t इज इक्वल टू z नॉट प्लस r e टू द पावर आयोटा t। सो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे अगर, बल्कि यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी किया है नीचे, यहाँ पे ये एग्जैक्टली यही आपके सामने है। z नाम, पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, z एब्सोल्यूट ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट की इक्वल होता है। x यहाँ पे क्या है और y यहाँ पे क्या है, यू नो दैट, ठीक है। x जो है वो, चूंकि सर्कल में हम बात करें तो x को मैं r cos ऑफ t और y जो है दिस इज r sin ऑफ t, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो r स्क्वायर कॉमन लेंगे, जब r स्क्वायर आप इसमें कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर विच इज आइडेंटिटी। सो r जो है इस केस में r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1, रेडियस जो है वो क्या आता है, 1 आता है। यूनिट सर्कल का रेडियस ये आपको वैसे भी यूजुअली आपको पता है कि यहाँ पे जो है अगर यूनिट सर्कल है तो इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस या इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 1 यूनिट होता है। सो यूनिट सर्कल का हमेशा रेडियस 1 होता है और इसका जो इनिशियल सेंटर है वो क्या है, z नॉट इज इक्वल टू 0 0, तो इसका z नॉट क्या है, ये 0 0 है। अब आप पैरामीटराइजेशन को किस तरह करेंगे, पैरामीटराइजेशन क्या है, z नॉट प्लस r e टू द पावर आयोटा t, z नॉट 0 है 0 0 प्लस r 1 है e टू द पावर आयोटा t। सो z ऑफ t क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, z ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा t, और e टू द पावर आयोटा t को आप लिख सकते हैं cos t प्लस आयोटा sin t, ठीक है। e टू द पावर आयोटा t को आप cos t प्लस आयोटा sin t लिख सकते हैं और इसके साथ जो t का इंटरवल है वो फ्रॉम 0 टू 2 पाई, क्योंकि ये एक पूरा चक्र होता है। सो z ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा t व्हिच इज इक्वल टू cos t प्लस आयोटा sin t। दिस इज द पैरामीटराइजेशन अलोंग द कर्व ऑफ यूनिट्स अलोंग अ यूनिट सर्कल। सो यहाँ पे ये अगर आप देखें एग्जैक्टली यही चीज आ रहा है नोट्स में, अगर आप देखें z ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा t। और फिर इसके बाद मैंने एक और चीज भी यहाँ पे डिस्कस किया है, ये लाइन का भी मैंने एग्जांपल किया है। लेट सपोज एक लाइन मैंने यहाँ पे लिया है, आवाज आ रही है ना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल लाइन के लिए भी ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखें यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है और याद रखें कि ये जो हम नोटेशन देते हैं या डायरेक्शन देते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस तरह का डायरेक्शन गिवन है, यानी ये 1 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 2 ये इनिशियल पॉइंट बनेगा, ये टर्मिनल पॉइंट बनेगा, ठीक है, याद रखें ये। अगर ये इस डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं तो आपका z नॉट फिर 0 2 बनेगा और ये जो है आपका z1 बनेगा, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंट आएगा, फिर ये याद रखें। सो यहाँ पे जो लाइन है वो 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्शन यही है और ये 0 2 तक जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको क्लियर होना चाहिए कि z नॉट क्या है और z1 क्या है। z नॉट है 1 0, क्योंकि x एक्सिस पे ये 1 यूनिट तक है और x एक्सिस पे y 0 होता है। सो ये है 1 कामा 0 और 1 कामा 0 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पे जो टर्मिनल पॉइंट है ये है 0 2, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे जो है x 0 होता है और y जो है 2 यूनिट तक है, ये गिवन है। अब ये है पॉइंट 0 कामा 2 और 0 कामा 2 को आप लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 0 प्लस 2 आयोटा। सो दिस इज योर z नॉट एंड दिस इज योर z1। और पैरामीटराइजेशन जो है लाइन का मैंने आपको क्या कहा था कि z नॉट इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 इंटू टी और a लेस आर इक्वल टू टी लेस आर इक्वल टू बी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे z नॉट की वैल्यू आप पुट करें, z नॉट की वैल्यू है 1 प्लस 0 आयोटा। सो z नॉट की वैल्यू मैंने लिखी है 1 प्लस 0 आयोटा इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 की वैल्यू है 0 2। सो z1 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2 आयोटा, 0 2 या 0 प्लस 2 आयोटा इंटू ये t, और t जो है ये हमेशा इस फार्मूला में जो है ये फ्रॉम 0 टू 1 लाई करेगा, 0 लेस आर इक्वल टू t लेस आर इक्वल टू 1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 आयोटा इंटू टी, तो ये 2 आयोटा टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी गेट 2 आयोटा टी। तो इस को आपने पैरामीटराइज किया, इस करो को
जिसका इनिशियल पॉइंट 10 है और टर्मिनल पॉइंट जो है वो 02 है। इसका पैरामीटराइजेशन जो है क्या बनता है, z ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस 2 आयोटा टी, यानी ये इसका रियल पार्ट है। अब x ऑफ t है और आयोटा के साथ जो 2t है दिस इज y ऑफ t। आप देखें एक चीज अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये पैरामीटराइजेशन सही है या गलत है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं कि यहाँ पे जो t है, यानी ये जो 0 लेस आर इक्वल टू t लेस आर इक्वल टू 1, ये बाउंड्री आप पुट करें 0 यहाँ पे इस z ऑफ t में, t की जगह आप इसमें 0 पुट कर दें। अगर ये आपको इनिशियल पॉइंट दे रहा है और फिर इस z ऑफ t में t की जगह आप 1 पुट कर दें, दूसरा बाउंड्री पॉइंट, अगर ये आपको टर्मिनल पॉइंट दे रहा है तो फिर ये पैरामीटराइजेशन करेक्ट होगा। अब देखिए मैं अगर इसमें 0 पुट करता हूं तो ये 1 माइनस 0 हो जाएगा प्लस 2 आयोटा 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट z ऑफ t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे ये पॉइंट मिल रहा है z ऑफ t इज इक्वल टू 1, या 1 कामा 0 भी आप कह सकते हैं, या 1 प्लस 0 आयोटा भी कह सकते हैं। सो मिल रहा है मुझे इनिशियल पॉइंट t इज इक्वल टू 1 आप पुट करें, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 में पुट करूंगा तो ये 1 माइनस t 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, या आप 2 आयोटा को 0 प्लस 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 आयोटा, या 0 प्लस 2 आयोटा को आप 0 कामा 2 भी लिख सकते हैं, तो आपको टर्मिनल पॉइंट मिल रहा है। सो अगर ये लोअर यहाँ पे जो बाउंड्री है ये अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में पुट करते हैं, अगर आपको इनिशियल पॉइंट मिल रहा है और ये जो अपर बाउंड्री है यानी 1, अगर ये आप पैरामेट्रिक फॉर्म में पुट कर रहे हैं और आपको टर्मिनल पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटराइजेशन आपकी करेक्ट है, ये सही है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। लाइन के लिए जो पैरामीटराइजेशन है और सर्कल के लिए जो पैरामीटराइजेशन है, ये फार्मूलाज हैं, ये शायद आपको बुक में ना मिले, ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा, यहाँ से आप इसको एक दफ़ा देख लें। z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 इंटू टी, z0 is the initial point of the line and z1 is the terminal point of the curve, and similarly circle के लिए z of t is equal to z0 plus r e to the power iota t, where z0 is the center of the circle and r is the radius of the circle, और ये हमेशा फ्रॉम 0 to 2 पाई होगा, और ये हमेशा फ्रॉम a लेस आर इक्वल टू t लेस आर इक्वल टू b, वो तो डिपेंड करेगा जो भी करो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये a और b क्या है। सो इसके बाद जो है एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में अगर आप देखें, मैं पहले यहाँ से चेक करूँ कि क्या है इसमें। हाँ, ये एग्जांपल पहले देख लेते हैं। हम यही यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सो एग्जांपल यहाँ पे गिवन था, एक्चुअली हम इसी को कैलकुलेट कर रहे थे, इंटीग्रेट f ऑफ z इज इक्वल टू 1 और z। ये तो हमने जस्ट पैरामीटराइज फॉर्म इसका चेक किया, z ऑफ t का क्या आता है। सो हमने क्या किया, पहले z ऑफ t को फाइंड किया। ठीक है, अब फंक्शन हमारा क्या है, अब उसने फिर क्या किया है, dz बाई dt, यानी z डॉट फाइंड किया है। z डॉट किस तरह फाइंड करेंगे, e टू द पावर आयोटा t इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आयोटा t व्हिच इज इक्वल टू आयोटा, सो z डॉट बनेगा आयोटा e टू द पावर आयोटा t। अब आपके पास जो फंक्शन f ऑफ z है, इसको हमने कन्वर्ट करना है f ऑफ z ऑफ t में, और x को हमने लिखना है x ऑफ t, y को हमने लिखना है y ऑफ t। सो f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z, और f ऑफ z ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर z की वैल्यू क्या है, e टू द पावर आयोटा t। सो ये आपका f ऑफ z है, और साथ में जो dz है या dz डिवाइड बाय dt या z बार या z डैश, दिस इज आयोटा e टू द पावर आयोटा t। सो इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 जो है, ये इक्वेशन जो आपका फार्मूला है ऊपर, यहाँ पे आप इसमें प्लग करें। फार्मूला क्या है, फ्रॉम a टू b f ऑफ z ऑफ t विच इज 1 ओवर z ऑफ t या 1 ओवर e टू द पावर आयोटा, और z बार क्या है, z बार की वैल्यू ये दोनों आप पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, ये आपके सामने फ्रॉम 0 टू 2 पाई। देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 टू 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल है 1 ओवर z या 1 ओवर z ऑफ t विच इज e टू द पावर आयोटा t, एंड z डॉट जो है या डेरिवेटिव ऑफ z वो आयोटा e टू द पावर आयोटा t इनटू dt। e टू द पावर आयोटा t और e टू द पावर आयोटा t they will cancel each other and we get just iota। iota is constant with respect to t, इसको बाहर लिख दें तो आपके पास 1 का इंटीग्रेशन which is equal to t। सो अपर लिमिट पुट करेंगे
तो 2 पाई आएगा माइनस 0 आएगा। सो आंसर क्या है 2 पाई आयोटा, which is a very basic formula. Integration of this 1 over z along such type of curve is 2 pi iota. सो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर आपको शायद ये एग्जांपल आप एक दफा चेक करें ये आपको क्लियर है या नहीं है। 3 स्टेप है इसमें, 4 स्टेप है, मैं सिंपली बता देता हूँ। आप पहले फंक्शन का जो है या z का जो है पैरामीट्रिक फॉर्म लिखें। पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने आपको लाइन का भी बता दिया और मैंने आपको सर्कल का भी बता दिया, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म लिखें। पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद आप याद रखिए कि हमेशा सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म ये नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है सर्कल कौन सा है, ठीक है। ये वो सर्कल है जिसका जो ऑरिजिन है वो 0 0 है, या सेंटर जो है वो ऑरिजिन है 0 0 और रेडियस 1 है, यानी यूनिट सर्कल के लिए ये बनता है। लेट सपोज अगर सर्कल को मैं कोई और सर्कल दे दूं कि जिसका यहाँ पे ये फार्मूला याद रखिए, सर्कल का जो मेन फार्मूला है वो ये है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर दिस h k आर द सेंटर पॉइंट, यानी ये h कामा k जो है ये इसका सेंटर होता है और a जो है इसका रेडियस होता है। सो यूनिट सर्कल जो है वो तो हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, h के दोनों 0 0 सेंटर और a जो है यूनिट सर्कल का वो 1 होता है। तो यहाँ पे तो हमें ये क्लियर है कि यूनिट सर्कल है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस सर्कल को मैं थोड़ा सा मूव कर दूं, यहाँ पे इसका सेंटर जो है मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे बना दूं, तो रेडियस लेट सपोज इसका मैं 1 रख दूं या 2 रख दूं या 3 रख दूं, तो बी केयरफुल विद, ठीक है, कि सर्कल कौन सा है। कोई भी सर्कल अगर बनेगा या यूनिट सर्कल के लिए तो ये बनता है, कोई और सर्कल गिवन होगा तो फिर ये नहीं बनेगा, फिर डिफरेंट जो है आपका z ऑफ t बनेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, और ये एग्जांपल में आपको ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो 4 स्टेप है इसमें, आप z को पैरामीटराइज करें, फिर इसके बाद जो है z डैश को फाइंड करें यानी dz डिवाइड बाय dt को फाइंड करें, और फिर इसके बाद जो है ये दोनों वैल्यू और f ऑफ z जो है f ऑफ z ऑफ t की फॉर्म में लिखें। फिर इसके बाद f ऑफ z ऑफ t की वैल्यू और z डैश की वैल्यू ये फार्मूले जो आपके पास गिवन है उसमें पुट करें। इसको फ्रॉम 0 टू 2 पाई जो है अगर सर्कल है तो 0 टू 2 पाई आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इस तरह जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें कोई यूनिट सर्कल गिवन नहीं है, बल्कि यहाँ पे अब डिफरेंट चीजें गिवन है। एक ये है इंटीग्रेट f ऑफ z इज इक्वल टू रियल ऑफ z, ठीक है, एलॉन्ग सी स्टेरिक, ठीक है। दो पार्ट है इसका, इसके जो है एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 0 है एंड द टर्मिनल पॉइंट इज 1 2। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में आप इसको इंटीग्रेट करें एलॉन्ग दिस लाइन। सेकंड पार्ट है इसका एलॉन्ग सी डैश कंसिस्टिंग ऑफ c1 एंड c2 इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। दूसरा जो पाथ गिवन है वो कह रहे हैं कि आप इस के थ्रू इसको फाइंड करें, यानी यहाँ से लेकर 0 0 से एक सी स्टेरिक गिवन है, डायरेक्ट आप यहाँ तक जाएं, ठीक है, एक ये पाथ है, इसके एलॉन्ग आप इसको इंटीग्रेट करें, और फिर वो कह रहे हैं कि आप जो है इसको एलॉन्ग दिस लाइन कंसिस्टिंग ऑफ c1 एंड c2 इसको फाइंड करें। तो हमने फर्स्ट जो है इसको फाइंड करना है रियल ऑफ z को, कि व्हाट इज रियल ऑफ z। सो z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t। शायद ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलॉन्ग सी स्टेरिक हम पहले इसको फाइंड कर रहे हैं, एलॉन्ग दिस सी स्टेरिक, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है 0 0, टर्मिनल पॉइंट है 1 0, यानी ये आपका z नॉट है और ये आपका z1 है, ठीक है। सो रियल ऑफ z, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू रियल ऑफ z। z क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सो x प्लस आयोटा y का रियल पार्ट क्या है, x है। सो f ऑफ z इज इक्वल टू x। सो रियल ऑफ z का हमेशा मतलब होता है x और इमेजिनरी ऑफ z का मतलब होता है y, ठीक है। ये बात याद रखिए, दिस इज सो सिंपल। अगर रियल ऑफ z की बात करें तो इसका मतलब कि इसका रियल पार्ट जो z का रियल पार्ट है वो x है, इमेजिनरी पार्ट इसका y है। सो f ऑफ z जो है यहाँ पे जस्ट x की इक्वल है। अब ये हमारा फंक्शन है। अब हमने पहले z को पैरामीटराइज करना है। z को हम किस तरह पैरामीटराइज करेंगे, x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t की फॉर्म में, और
इसके लिए जो है यहाँ पे उसने चूंकि डायरेक्ट लिखा है x ऑफ t इज इक्वल टू t एंड y ऑफ t इज इक्वल टू 2t। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, ये z नॉट जो गिवन है, लाइन, चूंकि ये लाइन है तो लाइन के लिए पैरामीटराइजेशन मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे z नॉट, अब यहाँ पे z नॉट आपके पास क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 प्लस 0 आयोटा पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। प्लस z1 क्या है, 1 कामा 2, 1 कामा 2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू टी, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करें तो यहाँ पे x ऑफ t जो है ये t की इक्वल आता है और y ऑफ t जो है ये 2t की इक्वल आता है। अब मैं किस तरह आपको, आपके पास पेन और पेज अगर है आप इस फार्मूला को जस्ट यहाँ पे प्लग करें, कोई एक, ये जो फार्मूला गिवन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो नोट्स है ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगेगा कि x ऑफ t इक्वल टू t किस तरह आ गया और y ऑफ t जो है 2t किस तरह आ गया। थोड़ा सा आपको इसमें जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको इस तरह पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको एक दफा बता दूं कि ये आप z0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें विच इज 0 0 प्लस z1 की वैल्यू पुट करें, z1 जो है इस बात को अगर आप यूज करें तो z1 यहाँ पे 1 2 है, यानी 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 आयोटा यहाँ पे पुट, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, कोई फाइल ओपन कर देना। हमारे पास एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है 0 कामा 0, ठीक है। और 0 कामा 0 क्या होता है, यू नो दैट दिस इज 0 प्लस 0 आयोटा भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। नजर आ रहा है यस सर। ये आपका है z0, मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज z0 इक्वल टू दिस पॉइंट। और z1 जो है हमारे यहाँ पे z1 जो है दिस इज इक्वल टू 1 कामा 2, 1 कामा 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, राइट। अब आ जाए जो हम पैरामीटराइजेशन करते हैं, मैंने आपको कहा कि z ऑफ t जो है इसको आप फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू z0 की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 0 प्लस 0 आयोटा z0 इंटू 1 माइनस t, 1 माइनस t, फिर मैं एग्जैक्टली वही पैरामीटराइजेशन प्लस z1 में यहाँ से लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 आयोटा इंटू जी, ये पैरामीटराइजेशन मैंने लिखी है ना। ये z0 है, ये z1 है, मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज किया है दिस वन, z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 इंटू टी। अब देखें क्या होता है, ये आप इसको मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू, ये 1 माइनस टी है लेकिन यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा टी के साथ मल्टीप्लाई, तो टी जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, टी प्लस, और ये टी जो है 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 आयोटा टी, ये बनेगा। या मैं इसको लिख देता हूँ कि z ऑफ t जो है ये क्या बनेगा, दूसरे पेज पे टाइम में लिख देता हूँ, z ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 2 t, ये आएगा या नहीं आएगा, t प्लस 2t आयोटा। मुझे आंसर चाहिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दें। आई थिंक दिस इज सिंपल, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे नोट्स में जो है उसने डायरेक्ट लिखा है कि x ऑफ t जो है t आता है और y ऑफ t जो है वो 2t आता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली ये पैरामीटराइजेशन जो मैंने फार्मूला आपको बताया है ये इसको यूज करती हुई ये आई है। सो आप अगर आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है z0, ये z0 है 0 प्लस 0 आयोटा और इसके साथ है 1 माइनस टी और फिर है z1 इंटू टी,
इसको जस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0 हो जाएगा ये टर्म, ठीक है। ये t जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा t प्लस 2 आयोटा t। सो z ऑफ t जो है यहाँ पे आ रहा है t प्लस 2 आयोटा t। अब यहाँ से जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, सो दैट x ऑफ t जो रियल पार्ट है इसका वो क्या है, रियल पार्ट इसका क्या है, t है या नहीं है, आयोटा के अलावा यहाँ पे क्या है, मोहम्मद बिलाल। Yes, sir. रियल पार्ट x ऑफ t जो है यहाँ पे t की इक्वल है, और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इमेजिनरी पार्ट चेक करें, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम पैरामीटराइज करके y जो की जगह y ऑफ t हम लिखेंगे, ये किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू आयोटा के साथ क्या आता है 2t, तो यहाँ पे क्या है 2t है। तो अगर आप इसको देखें x ऑफ t और ये जो दो है, ये यहाँ पे नोट्स में अगर आप देखें उसने क्या लिखा है कि z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, so that x of t is equal to t, y of t is equal to 2t। अगेन एंड अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो x of t की वैल्यू आई है या y of t की वैल्यू आई है, ये इस फार्मूला को या इस पैरामीटराइजेशन को यूज करते हुए ये बनी है। इसको डायरेक्ट लिखा गया है नोट्स में, तो मैंने यहाँ पे इस फाइल में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि z0 जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वो है 0 0, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है। अगर आप इसको देखें तो इनिशियल पॉइंट है ये 0 0 है, और टर्मिनल पॉइंट जो है वो 1 2 है, या 1 प्लस 2 आयोटा भी हम इसको कह सकते हैं, तो ये है 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे ये है 1 प्लस 2 आयोटा। तो बाकी मैंने फार्मूला लिखा है z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 इंटू टी। इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये जो है टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0 हो जाएगा, और ये t जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t प्लस 2 आयोटा t। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, x ऑफ t क्या है, इसमें t की इक्वल है, और y ऑफ t इसमें क्या है, आयोटा के साथ जो टर्म है 2t, तो y ऑफ t इज इक्वल टू 2t। दिस इज द पैरामीटराइजेशन। अब x ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे और ये y ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे आपको क्लियर है, और इंटरवल जो है ये 0 to 1, ठीक है। इंटरवल जो है वो 0 to 1, ठीक है। अब इस आगे जाएं आप, आगे जो है फिर z ऑफ t, तो z ऑफ t की वैल्यू क्या आ रही है, t प्लस 2 आयोटा t, जो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि z की वैल्यू क्या आती है, t प्लस 2 आयोटा t। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। अब आ जाएं आप z डैश में, क्योंकि फार्मूला में हमें z डैश चाहिए, सो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो z डैश की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, और z की वैल्यू है t प्लस 2 आयोटा t। अब जो है आप आ जाएं अपने फंक्शन पे। अब जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, फार्मूला में हमने f ऑफ z ऑफ t लिखना है, f ऑफ z ऑफ t यहाँ पे जो फार्मूला है f ऑफ z ऑफ t और z डैश की वैल्यू, z डैश आपने फाइंड किया है, लेकिन f ऑफ z ऑफ t आपने फाइंड नहीं किया, z ऑफ t आपने फाइंड किया, लेकिन f ऑफ z ऑफ t क्या है, वो रियल ऑफ z है, और इस केस में जो रियल ऑफ z आता है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें f ऑफ z ऑफ t which is equal to x of t, फंक्शन गिवन है वो है रियल ऑफ z, और रियल ऑफ z जो है यहाँ पे x बनेगा, और x की वैल्यू अगर आप यहाँ से चेक करें उसकी वैल्यू t है, तो फंक्शन जो आपका ओवरऑल बनता है f ऑफ z वो इक्वल है t के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z, दिस इज द फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ z डैश, डेरिवेटिव ऑफ z फार्मूला में आप पुट करें, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला में इसको पुट किया है कि रियल ऑफ z का जो डेरिवेटिव है हम दिस कर्व सी स्टेडी, ये फ्रॉम 0 to 1, दिस इज f ऑफ z इनटू z डैश, ओके। z डैश यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा है, x ऑफ t या फंक्शन f ऑफ z जो है t की इक्वल है, तो t इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, इसको आप डिफरेंशिएट करें, 1 प्लस 2 आयोटा इस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप बाहर निकाल दें, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 1 एक दफा, तो ये और बाकी 0 जगह तो एग्जैक्टली यही हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 2 जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन है इस फंक्शन का, फंक्शन क्या है, रियल ऑफ z है, और अलोंग दिस करो यहाँ 0 0 से लेकर 1 प्लस 2 आयोटा तक ये जो करो सिस्टेरिक है, इसके अलोंग हमने इसको
इंटीग्रेट किया और इसका इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, वो कह रहे हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ C1 एंड C2 इज गिवन इन फिगर। इन वो कह रहे हैं कि इस रूट के अलावा आप इसको, यानी आपका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो है दोनों यही होंगे, लेकिन यहाँ पे पाथ अब डिफरेंट है। आप पहले यहाँ से यहाँ तक जाएं, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएं। इस करो को उसने C1 से डिनोट किया है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो करो है इसको C2 से डिनोट किया है। तो अगर हम इस पूरे करो के अलांग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो ऊपर प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि अलांग दिस करो आप इसको इंटीग्रेट करें प्लस अलांग दिस करो C2 आप इसको इंटीग्रेट करें और इन दोनों को सम अप करें। कोई काम, इन दोनों को सम अप करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अलांग दिस करो। सो यहाँ पे हम पहले C1 के अलांग इसको कर रहे हैं, फिर C2 के अलांग इसको करेंगे। सो फर्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे यहाँ consisting of C1 and C2 और मैंने लिखा है कि C integration of f of z along this C is equal to integration of f of z along C1 this line and integration of along this line। इससे पता है क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें पता है कि लाइन के लिए जो है हम किस तरह इसको पैरामीटराइज करते हैं। तो along this line इसको इजीली हम पैरामीटराइज कर सकेंगे, along this line हम इसको इजीली पैरामीटराइज कर सकेंगे। इस करो का C1 करो का इनिशियल पॉइंट 0 0 होगा और इसका टर्मिनल पॉइंट 1 0 होगा, ठीक है। और फिर जब C2 को हम यूज करेंगे तो इसका इनिशियल पॉइंट 1 0 बनेगा, टर्मिनल पॉइंट जो इसका 1 2 बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें z of t is equal to x of t, ये along C1 उसने लिखा है, ये इस C1 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे z of t is equal to x of t plus iota y of t के फॉर्म में हम लिखेंगे बिकॉज हम इसको पैरामीटराइज कर रहे हैं। x of t यहाँ पे अगेन x of t is equal to t and y of t is equal to 0, ठीक है। तो अगर आप जो है इसमें फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगेन जो है आप क्या करें, इसको Z0 ले लें, इसको आप Z1 ले लें और आप जो है ये फार्मूला इस पे अप्लाई करें। Z0 और Z1 की ये वैल्यू पुट करें, इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई करें आपस में, आपको एग्जैक्टली इसका रियल पार्ट जो है वो t मिलेगा और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपको 0 मिलेगा। सो ये x ऑफ t है, ये y ऑफ t है, z ऑफ t इज इक्वल टू x of t plus iota y of t, so z of t is equal to t plus 0 iota। This is along C1। अब आपने इसको along C1 इसका z को पैरामीटराइज किया। along C2 अगर आप करेंगे तो along C2 आपका Z0 जो है ये पॉइंट बनेगा 1 0 और आपका जो टर्मिनल पॉइंट है वो 1 2 बनेगा, ठीक है। तो ये Z0 और Z1 की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन पे जरूर आप ट्राई करें। अगर अभी आप इसको नहीं समझे तो फिर ये समझ नहीं आएगा। याद रखें Z0 जो है आप यहाँ पे 1 0 पुट करें, Z1 जो है आप इसको 1 2 पुट करें और आप इसको जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करें, आपको एग्जैक्टली मिलेगा z of t is equal to 1 plus iota t, x of t is equal to 1 और y of t जो है ये t की इक्वल आएगा। एंड वी नो दैट z of t is x of t plus iota y of t, so x of t की वैल्यू 1 प्लस iota y of t की वैल्यू जो है t। और यहाँ पे जो है अब a और b जो है दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने लिखा है फ्रॉम 0 to 1, लेकिन along C2 हमने लिखा है फ्रॉम 0 to 2। याद रखें यहाँ पे जब हम इसको कर रहे हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे x वेरी कर रहा है, along x जो है वेरी कर रहा है, y is 0 along x एक्सिस। तो ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, ये 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x of t is 1, सो x ऑफ t अगर आप देखिए यहाँ पे ये 1 फिक्स है और हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, 1 पे ये लाइन ऊपर लाई कर रहा है। सो x जो है यहाँ पे 1 फिक्स है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो x इज फिक्स्ड। लेकिन y जो है वो कहाँ से, ये y वेरी कर रहा है और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो आप t क्या जो है t के बाउंड्रीज या जो डोमेन आप t को देते हैं, ये इसको देखते हुए आप देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस t इज बिटवीन 0 and 2, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये y की जो y का कंपोनेंट है ये वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फ्रॉम 0 to 2 और इसको जो है फिर उसने डिफरेंशिएट किया है, z बार फाइंड किया है, t प्लस 0 को आप इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 1 आएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करें तो 0 प्लस
अयोटा आएगा, ये z डैश है। अब आ जाए आप फंक्शन पे, फंक्शन जो है वो रियल ऑफ z है, एलॉन्ग c1 जो है रियल ऑफ z इज इक्वल टू x, और एलॉन्ग c1 z क्या है, z इज t, या x जो है वो क्या है, t है, y 0 है। तो एलॉन्ग x जो है ये t की इक्वल है, बट एलॉन्ग y जो है x क्या है, एलॉन्ग द सेकंड करो c2, यहाँ पे x क्या है, 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे x ऑफ t जो है 1 है, यहाँ पे f ऑफ z ऑफ t ये t की इक्वल है। अब इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, एलॉन्ग c1 अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एलॉन्ग c1 ये फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन f ऑफ z ऑफ t विच इज t, ये फंक्शन t है, और z डैश ऊपर से अगर आप देखें z डैश इज 1 into dt, z डैश इज 1 into dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, और ये 1/2 इससे आता है अगर आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें पुट करते हैं। और जो दूसरा एलॉन्ग सेकंड करो c2 है, वहाँ पे f ऑफ z क्या है, f ऑफ z इज 1, और z डैश क्या है, z डैश इज अयोटा। तो ये दो वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, एलॉन्ग c2 रियल ऑफ z dz इज इक्वल टू, यहाँ पे f ऑफ z है 1 और z डैश है अयोटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0 से 2 तक है, तो ये बनेगा अयोटा इज कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। t को जो है आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, t की जगह तो एक दफा 2 पुट करेंगे तो 2 अयोटा आएगा, -0 पुट करेंगे तो ये आता है 2 अयोटा। अब एलॉन्ग ये पूरा जो करो है 0 से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, इन दोनों को सम अप करें, एलॉन्ग c1 आपने इसको इंटीग्रेट किया, एलॉन्ग c2 आपने इसको इंटीग्रेट किया, दोनों को आप सम अप करें, तो यहाँ पे हमने जस्ट यही किया है, हमने नीचे लिखा है कि पुट 12 एंड 13 इन इक्वेशन नंबर 10। सो पूरा इस लाइन के का एलॉन्ग जो है इसका इंटीग्रेशन बनेगा, इन दोनों का सम, एक 1/2 आता है और दूसरा नेट 2 आता है। सो इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो ये जो दो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं, काइंडली आप इसको जरूर देख लें। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज इम्पोर्टेंट, पाथ डिपेंडेंट प्रॉब्लम जो है वो नॉन एनालिटिक भी हो सकते हैं, और नॉन एनालिटिक को आप डायरेक्ट इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो आप उसको डायरेक्ट फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फिर उसके लिए आपने मेथड नंबर 2 ये यूज़ करना होगा। और मैं अगर आपको ये बुक में दिखा दूँ तो ये चीज़ आपको शायद बुक में ना मिले, मैंने नहीं देखा, लेकिन आप ये चीज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको जो है इसमें मसला नहीं होना चाहिए। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन और पैरामीटराइजेशन आप किस तरह करते हैं, जेड को आप किस तरह पैरामीटराइज करते हैं, एलॉन्ग लाइन, एलॉन्ग सर्कल, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो फिर आपको मसला नहीं होगा। ये नोट्स में अगर यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है कि उसने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि एलॉन्ग सिस्टेरिक जो है एक्स ऑफ टी टी आ रहा है और वाई ऑफ टी जो है ये 2t आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से अगर वो यहाँ से एक्चुअली वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर इनिशियल पॉइंट इसका 0 0 है तो ये ऑलमोस्ट जो है यही बनता है। यहाँ पे x जो है 1 तो इसके साथ जस्ट t मल्टीप्लाई होते हैं और 2t, लेकिन जो मेन इसका कंसेप्ट है कि ये कहाँ से जनरेट होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि इसके लिए ये फार्मूला है, ये किसी भी लाइन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल का पॉइंट का पता हो और फिर आपको पाथ का भी पता हो कि वो किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रही है, डायरेक्शन भी पता हो, तो आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। सो टुडे लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपसे यही चीज़ें पूछनी है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक छोटा सा क्विज भी दूंगा फिर इसी में से, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि पाथ ऑफ इंटीग्रेशन आपको क्लियर है या नहीं। समझ आ रहा है, ये कोई सुन रहा है? तैमूर वाजिद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर एक दफ़ा आज देख लें, ठीक है, और कल फिर मैं आपसे पूछूंगा इसमें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये जो अभी मैंने सॉल्व किया, ये तो मेरे ख्याल में ये जो नोट्स है इसमें कोई और सॉल्व नहीं है, बस यही है। हाँ, एक्सरसाइज 14.1 में ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं दे रहा, क्वेश्चन 21 से 30 तक ये 10 क्वेश्चन आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं, इसको ज़रूर आपने देखना है। इसके 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व किए हैं, ये जो नोट्स हैं ये दोनों को मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल जो आपको नज़र आ रहा है एफ, अब यहाँ पे देखें ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फंक्शन गिवन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर,
अब इस तरह के फंक्शन को पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर का क्या मतलब है। जेड स्क्वायर आप फाइंड करें, एक्स प्लस अयोटा वाई स्क्वायर आप फाइंड करें, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा के साथ जो टर्म आएगा वो बनेगा आपका इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर। अब पाथ ऑफ इंटीग्रेशन देखें वो क्या गिवन है। दिस इज एग्जांपल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक, आप इसको चेक करें। वो कह रहे हैं कि इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 1 आयोटा। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हैं 0 1 एंड आयोटा। अब आप कंफ्यूज ना हो कि इसका क्या मतलब है। 0 जो है ये 0 0 जो है ये 0 है, एक वर्टेक्स इसका ये है, एक है 1 1 का मतलब है 1 प्लस 0 आयोटा, यानी x 1 और y 0, तो 1 जो है यहाँ पे आ रहा है, ये 1 प्लस 0 आयोटा है या 1 है। और तीसरा इसका वर्टेक्स है अयोटा। अब अयोटा का मतलब ये कि 0 प्लस 1 अयोटा, तो y एक्सिस पे 1 यूनिट तक। तो एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। वो कह रहे हैं कि आप इस फंक्शन को इस करो के इलांग आप इसको इंटीग्रेट करें। ये जो करोज आपको नजर आ रहे हैं इलांग एक करो है, लेकिन आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैंने C1 का है, इसको मैंने C2 का है और इसको मैंने C3 का है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर जो डायरेक्शन मैंने इस पे मेंशन किया हुआ है ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन 30 तक जो है इस तरह के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व करूंगा और इसके बाद क्वेश्चन 30 जो बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। वहां पे एक रेक्टेंगल गिवन है या स्क्वायर गिवन है, तो उस क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रियल ऑफ जेड स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करें along the boundary of the square with vertices। एक वर्टेक्स 0 0 है, एक अयोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 1 है, ये इसका वर्टेक्स है। एक 1 प्लस अयोटा है, सो x1 है y1 है, तो ये पॉइंट बनेगा। और एक है 1 क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। तो इस करो के इलांग जो यहाँ पे ये करो है स्क्वायर है, इसके इलांग हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है क्लॉकवाइज। डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर आप देखें यहाँ पे मैंने डायरेक्शन क्या लिया है क्लॉकवाइज। तो ये तो दो क्वेश्चन है, इसको इंशाल्लाह हम कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए जो है आप बस से ये जो हमने स्टडी किया इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें, और एक दफ़ा जो है आप इस क्वेश्चन को जो ऊपर हमने अभी फाइंड सॉल्व किया इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको आप ज़रूर सॉल्व करें। और इसमें जो एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट उसने लिखी होती है, इसको आप इस फार्मूला से वेरीफाई करें तो आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, ये आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछें। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन। वकास अली, आप मुझे अहमद जफर प्रेजेंट। मैं जो है स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है। नहरीन फातिमा इज प्रेजेंट। नहरीन फातिमा, यस सर प्रेजेंट। सर 005 लगा दी। कौन है 005? आप हैं मोहम्मद उसामा? जी सर, जी सर। ठीक है, बस मैंने स्क्रीन शॉट ले ली। यहाँ पे ये जो साइड पे है ना ये नजर आ रहे हैं, तो इससे मैं कोई क्वेश्चन हो तो फाइनली आप पूछें। और एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँ कि ये 13 जो चैप्टर है और 14 जो है ये बहुत ही important है। अब आपकी मर्जी, आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख लें। कल मुझसे डिस्कस करें ये चीज़ें, और कल ये जो दो क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूँगा, जो क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 30। अटेंडेंस भी हो गई, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर ऑफलाइन कल इसको फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक दफ़ा आप ज़रूर देखें। ठीक है, सही हो गया सर। चलो, थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।